वेलकम फ्रेंड्स, शहजाद एकेडमी चैनल में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्वाइनिंग की तमाम टाइप्स वन बाय वन और हर टाइप को एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में देखेंगे। नंबर 1, नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, किस तरह से दो टेबल के दरमियान हम ज्वाइनिंग करते हैं यूजिंग नेचुरल ज्वाइन, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नंबर 2, यूजिंग क्लॉज ज्वाइन। यूजिंग क्लॉज ज्वाइन को भी एग्जाम्पल्स के साथ जो है मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। नंबर 3, ऑन क्लॉज ज्वाइन। ऑन क्लॉज ज्वाइन को हम एग्जाम्पल के साथ डिटेल में भी देखेंगे, प्लस यूजिंग क्लॉज ज्वाइन और ऑन क्लॉज ज्वाइन इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी हम एग्जाम्पल्स के साथ आज की वीडियो में देखेंगे। ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग के बाद नंबर 4 पे हम देखेंगे सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन के टॉपिक को भी आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ। सेल्फ ज्वाइन के बाद हमारा टॉपिक होगा थ्री वे ज्वाइनिंग। थ्री वे ज्वाइनिंग को भी हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो डिटेल में देखेंगे। 6 पे हम देखेंगे आउटर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन की जो टाइप्स हैं उसको भी एग्जाम्पल्स के साथ हम डिटेल में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे क्रॉस ज्वाइन, यानी क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से बनती है। यानी आज की वीडियो में तमाम ज्वाइनिंग्स को डिटेल में देखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक गौर से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में ज्वाइनिंग से रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन है वो आपकी दूर हो जाएगी। और फिर भी अगर किसी भी ज्वाइनिंग की टाइप में अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है, आप कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। क्रिएटिंग नेचुरल जॉइंट्स। The natural join clause is based on all columns in the two tables that have the same name। यानी नेचुरल ज्वाइन जो है दो टेबल्स में, उन दोनों टेबल्स में कोई मखसूस कॉलम है जो कि सेम है, उन दोनों कॉलम्स की प्रॉपर्टीज सेम है, उस कॉलम की बेस पर हम नेचुरल ज्वाइनिंग करते हैं। किस तरह से, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम दो टेबल्स को डिस्क्राइब करते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सा जो कॉलम है जो उन दोनों टेबल्स में सेम है, जिसकी बेस पे हम जो है नेचुरल ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले हमने ईएमपी का टेबल को डिस्क्राइब किया। ठीक है, ये ईएमपी का टेबल है जिसको अभी हमने डिस्क्राइब किया। अब हमने डीबीटी के टेबल को हमने डिस्क्राइब किया। अब देखें इन दोनों टेबल्स में कौन सा कॉलम है जो कि सेम है। अगर आप गौर करें तो इन दोनों में हमें DBTNO का जो कॉलम है वो मौजूद नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम इस कॉलम की बेस पर जो है नेचुरल ज्वाइनिंग करते हैं। अब हमने लिखा सेलेक्ट, हमने ले लिया डी नेम। ये डी नेम जो है हमने DBTNO के कॉलम से लिया है। इसके बाद मैंने लिखा ई नेम जॉब सेल हाई डेट फ्रॉम EMP। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन, और नेचुरल ज्वाइन के बाद मैंने दूसरे टेबल का नाम लिखा DBT। अब इसको रन करते हैं। क्या किया इसने, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय का जो भी डिपार्टमेंट नेम था, नंबर था, उसने उसके हिसाब से जो है सेट कर दिया। ये डी नेम है जो कि DBTNO के कॉलम से आया है, और ये जो कॉलम है ये EMP के टेबल से हैं, ये DBT के टेबल से है। ठीक है, तो इस तरह से इसने ऑटोमेटिकली हर एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट का स्टेटस था वो भी उसके साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक इसके पीछे ये है कि जब आप नेचुरल ज्वाइन यूज़ करते हैं तो जिन दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन किया जा रहा है, तो जब हम इन दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो वो बैक पे चेक करता है कि इन दोनों टेबल्स के वो कौन से कॉलम हैं जो कि आपस में सेम हैं, यानी सेम नेम का है। और हमने पीछे देखा था कि इन दोनों टेबल्स में जो DBTNO का कॉलम था वो सेम था। जब कॉलम इसको मिल जाएगा, और ज़रूरी है कि इसको कॉलम मिलना चाहिए, अब इन दोनों कॉलम्स को मिल जाने के बाद जो है
इसने इन दोनों का डाटा मैच करना है। डाटा क्या मैच करेगा? उसने देखा कि डिपार्टमेंट के अंदर जो DPTNO का कॉलम है उसके अंदर भी डिपार्टमेंट नंबर 10 है। बिल्कुल इसी तरह उसने दूसरे टेबल जो कि EMP का टेबल है उसमें उसने देखा कि उसके अंदर जो DPTNO का कॉलम है उसके अंदर भी डिपार्टमेंट नंबर 10 है। जब दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में मैच हो गई तो मैच होने के बाद उसने उसकी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दी। डिपार्टमेंट 10 और 10 मैच हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन आ, डिपार्टमेंट 20 और 20 मैच हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। डिपार्टमेंट 30 मैच हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर एक में डिपार्टमेंट 40 है लेकिन दूसरे में 40 नहीं है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन शो नहीं करेगा। अब जैसे इसमें अगर हम देखें कि डी नेम के साथ जो है मैं DPTNO का भी कॉलम ले रहा हूँ और साथ ही इसको जो है ऑर्डर बाय 2 भी करा लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये डिपार्टमेंट नंबर 10 नज़र आया, उसके बाद 10 के बाद 20 आया और उसके बाद 30 आ गया। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट का डाटा जो है वो इसमें मौजूद है, 3 डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन जो है लेके आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि दोनों टेबल्स में क्या सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10, 20 और 30 है। अब इसको भी एक दफ़ा वेरीफाई करते हैं। जब हमने EMP का टेबल देखा तो इसमें हमें डिपार्टमेंट 10, 20 और 30 नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमें कोई डिपार्टमेंट नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमने DPT का टेबल देखा जिसके साथ हमने ज्वाइनिंग की है। DPT के टेबल में हमें 10, 20 और 30 के अलावा एक चौथा डिपार्टमेंट 40 जो कि ऑपरेशंस के नाम से है वो भी नज़र आ रहा है। लेकिन चूंकि 40 डिपार्टमेंट जो है EMP के टेबल में मौजूद नहीं था, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। जब उसको EMP के टेबल में डिपार्टमेंट 40 नहीं मिला तो ज़ाहिर है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो इस वजह से उसकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई। यही वजह है कि उसने हमें सिर्फ 10, 20 और 30 डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन ला के दिखाई है। ठीक है, ठीक है, तो इस ज्वाइनिंग से हमें क्या चीज़ का फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब इसने दोनों टेबल्स की ज्वाइनिंग की तो हमें ये अच्छी तरह से पता लग रहा है कि डिपार्टमेंट नंबर 10 का जो नेम है वो अकाउंटिंग है और उस 10 नंबर डिपार्टमेंट में जो जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट नेम की इन्फॉर्मेशन इसको DPT के कॉलम से मिली और बाकी इन्फॉर्मेशन इसके EMP के टेबल में मौजूद थी। ठीक है, तो ज्वाइनिंग होने के बाद ये कंबाइन इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिल गई है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो पहला स्टेप जो होता है नेचुरल ज्वाइन का, उसके अंदर जो बैक पे ये परफॉर्म कर रहा है वो ये चेक करता है कि दोनों टेबल्स के अंदर जो सेम नेम के कॉलम मौजूद हैं या नहीं है। अगर हैं तो देन उसका डाटा मैच होता है, उसके बाद ये रिजल्ट लेके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं HR के यूज़र की तरफ। अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने टेबल्स को देखा। ये तमाम टेबल्स जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। अब इसमें से जो है हम 2 टेबल्स की आपस में ज्वाइनिंग करेंगे, एक जो नंबर 2 पे डिपार्टमेंट्स है और सेकंड एम्प्लॉयज़ का टेबल। ठीक है, हमने डिस्क्राइब किया डिपार्टमेंट्स को, इसने डिपार्टमेंट को जो है डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्क्राइब किया एम्प्लॉयज़ को भी डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अब देखें ये जो दोनों टेबल्स हैं इन दोनों में सेम कॉलम कौन से हैं? कोई कॉलम है जो इन दोनों में मैच हो रहा है? देखें मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, इसमें देखें मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, तो 2 कॉलम हमें ऐसे मिल गए जो कि दोनों में मैच हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने काउंट का फंक्शन पढ़ा था। हमने यहाँ पे देखा सेलेक्ट काउंट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिखा रहा है? 107। ठीक है, अच्छा अब जो है हम जो ये दोनों टेबल थे इन दोनों की ज्वाइनिंग करते हैं।
ज्वाइनिंग में हम क्या करते हैं, हमने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, जो कि सेम था दोनों में, ठीक है, और लास्ट अंडरस्कोर नेम जो कि एम्प्लॉइज़ का कॉलम है, जॉब अंडरस्कोर आईडी ये भी एम्प्लॉइज़ की है, सैलरी ये भी एम्प्लॉइज़ से, फ्रॉम एम्प्लॉइज़ नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट्स। देखें क्या किया हमने, सबसे पहले जो है सेलेक्ट के साथ हम डिपार्टमेंट आईडी लिया, डिपार्टमेंट आईडी जो कि दोनों में सेम है। उसके बाद लास्ट अंडरस्कोर नेम, जॉब अंडरस्कोर आईडी, सैलरी ये एम्प्लॉय से टेबल से लिया, ठीक है, और उसके बाद नेचुरल ज्वाइन कर दिया इसको डिपार्टमेंट से, ठीक है। अब क्या शो कर रहा है, सबसे पहले देखें कि इसके अंदर रिकॉर्ड्स कितने हैं। 32 तक रिकॉर्ड्स, 32 इसके रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन जब हम एम्प्लॉयज़ का टेबल देखते हैं तो उसमें क्या बताता है हमें, 50 रॉस। अब यहाँ पर ये 50 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, लेकिन जब हमने ज्वाइनिंग की इन दोनों टेबल्स की तो ज्वाइनिंग में इसने 32 रिकॉर्ड्स दिखाए, तो बाकी के जो 18 रिकॉर्ड है वो कहाँ गए, वो ज्वाइनिंग में क्यों नहीं आए। तो क्या चीज़ है जो कि दोनों टेबल्स में आपस में मैच नहीं हो रही है, जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह है मैनेजर आईडी। अब मैनेजर आईडी का क्या मसला है वो देखते हैं। अच्छा, अब मैं एक क्यूरी और लगाता हूँ। मैंने लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, लास्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी, कॉमा, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, फ्रॉम एम्प्लॉइज़, और ऑर्डर बाई कर देता हूँ मैं इसको डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी के लिहाज से। अब इसको मैं रन करता हूँ। अब ज़रा गौर से देखें टोटल कितने रिकॉर्ड्स दिखा रहा है ये, 107 रिकॉर्ड्स, लेकिन ज्वाइनिंग में तो हमें 32 रिकॉर्ड्स दिखा रहा था। अच्छा, अब इसमें आप एक चीज़ नोट करें, ये डिपार्टमेंट नंबर 30 है। इस डिपार्टमेंट नंबर 30 में मैनेजर आईडी कितनी आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, ठीक है, 2 मैनेजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम डिपार्टमेंट 80 को देखें, अब यहाँ अगर हम डिपार्टमेंट 80 को देखें, ये सारे डिपार्टमेंट 80 के हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमें एक ये 145 नज़र आ रहा है मैनेजर आईडी, एक ये 146 नज़र आ रहा है, इसके अलावा ये 147 नज़र आ रहा है, ठीक है, 148 भी है, क्योंकि वो जो मैचिंग कर रहा है वो तो एक मैनेजर आईडी की बेस पे कर रहा है। तो अब बात आती है, तो वो कौन सी मैनेजर आईडी की बेस पे कर रहा है, अगर ये कॉलम है तो वो कौन से मैनेजर आईडी की बेस पे ज्वाइनिंग कर रहा है। जब हमने क्यूरी करके देखा सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, तो यहाँ के मुताबिक क्या आया। अच्छा, ये जो एंड के कॉलम है जिसमें मैनेजर आईडी में नल आ रहा है, तो नल की वजह से तो ज्वाइनिंग होती ही नहीं है। जहाँ पे नल आ जाए तो वो उसका डाटा ना मैच होता है ना उसको ज्वाइनिंग में लेता है, ठीक है। अब बात आती है इन 11 रिकॉर्ड्स की। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर जो 80 है उसका मैनेजर आईडी क्या है। जब हमने डिपार्टमेंट नंबर 80 जो कि सेल्स का डिपार्टमेंट है, इसका जब मैनेजर आईडी देखा तो हमें यहाँ पे 145 मिला, लेकिन एम्प्लॉयज़ के टेबल में तो 80 डिपार्टमेंट्स के अंदर 4 से 5 मैनेजर आईडी पड़े में। मेन टेबल के अंदर ये एंट्री है कि डिपार्टमेंट नंबर 80 के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके अंदर डिफरेंट मैनेजर्स हैं, लेकिन यहाँ के मुताबिक क्या है कि डिपार्टमेंट नंबर 80 का जो मैनेजर है 145 है। तो डेटा मैच कब होगा, वो एम्प्लॉयज़ जिनका डिपार्टमेंट नंबर 80 है उनकी मैनेजर आईडी 145 है, बाकी जो भी हैं वो नहीं आएंगे क्योंकि वो मैच ही नहीं हो रहा। बिल्कुल इसी तरह ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर भी बिल्कुल सेम लॉजिक है। जैसे हमने डिपार्टमेंट 30 में देखा तो उसमें भी 2 मैनेजर आईडी थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि 30 में सिर्फ 114 मैनेजर आईडी जो है वो 30 का मैनेजर आईडी है, तो वो इसी के रिकॉर्ड लेके आएगा, बाकियों के लेके नहीं आएगा। तो एक कॉलम जो हमने ईएमपी के टेबल में देखा था जो कि आपस में मैच कर रहा था, तो वो उसकी बेस पे उसने ज्वाइनिंग की, वहाँ तक तो सही था। लेकिन जहाँ पर
मल्टीपल कॉलम्स में क्या हुआ, इसने प्रॉब्लम कर दी। मेन चीज़ क्या है, यानी अगर उसको 4 कॉलम भी अगर सेम मिलते हैं तो वो 4 कॉलम के बेस पे ज्वाइनिंग कर देता है। आपकी कंट्रोलिंग क्या है, 0। आपकी कोई कंट्रोलिंग नहीं है, आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस टेबल को इस टेबल से ज्वाइन कर दो। बैक पे सारा काम उसने खुद किया है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखते हैं। हमने इसमें एक टेबल देखा था रीजन्स का, तो इसके अंदर हमें 4 रीजनल आईडी पर जो है 4 रिकॉर्ड मिल रहे हैं। रीजन आईडी 1 यूरोप है, 2 जो है अमेरिका है, 3 एशिया है और 4 जो है मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और दूसरा टेबल देखा कंट्रीज़ का। कंट्री नेम के साथ रीजन आईडी लिखी हुई नज़र आ रही है। अब हम ज्वाइनिंग करेंगे और ज्वाइनिंग में हमें इसमें रीजन नेम भी चाहिए। इन 3 कॉलम के अलावा हमें रीजन नेम भी इसके अंदर लेना है। तो इन दोनों टेबल्स में कौन सा कॉलम है जो सेम है, रीजन आईडी, क्योंकि रीजन आईडी उसमें भी मौजूद है। हमने देखा था कि रीजन्स में 4 रीजन आईडी मौजूद हैं, ठीक है। और यहाँ कंट्रीज़ में जो है ये डिफरेंट रीजन आईडीज़ पर ये कंट्री नेम मौजूद है, ठीक है। तो अब इसकी बेस पे जो है हम ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है। हमने लिखा सिलेक्ट कंट्री नेम कॉमा रीजन नेम फ्रॉम कंट्रीज़ और नेचुरल ज्वाइन रीजन। तो इससे क्या पता चला, इससे हमें हर कंट्री का जो रीजन नेम है वो पता लग गया, ठीक है। और मैचिंग उसने किसकी बेस पे की थी, रीजन आईडी की बेस पे, ठीक है। जो जहाँ से मैच कर रहा है वो उसके हिसाब से वो डाटा जो ला के वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब हम स्कॉट के यूज़र में चलते हैं और यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा EMP का टेबल, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक और टेबल देखा यहाँ पे सेल ग्रेड का, ठीक है। ये 2 टेबल हमने डिस्क्राइब किए। दोनों टेबल्स में कौन सा कॉलम मैच हो रहा है, कोई भी मैच नहीं हो रहा, ठीक है। अब हमने लिखा सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम जॉब और सेल ग्रेड से हमने ले लिया ग्रेड फ्रॉम EMP नेचुरल ज्वाइन सेल ग्रेड। 75 रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है। जब हमने सेल ग्रेड को देखा, कितने रिकॉर्ड हैं, 5 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। और जब हमने EMP के टेबल को देखा, कितने रिकॉर्ड हैं, 15 रिकॉर्ड हैं। तो इसने क्या काम किया, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। जब आप इनवैलिड ज्वाइनिंग करते हैं तो उसके नतीजे में क्रॉस प्रोडक्ट बन जाती है। यानी नेचुरल ज्वाइन में अभी तक हमने ये चीज़ सीखी है कि दोनों टेबल्स में जो सेम कॉलम की बेस पे वो ज्वाइनिंग करता है। आपने यहाँ पे 2 ऐसे कॉलम को ज्वाइन कर दिया जिसमें कोई भी कॉलम मैच ही नहीं हो रहा है। तो उसने क्या किया, पहले टेबल का पहला रिकॉर्ड, दूसरे टेबल का तमाम रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया, फिर अगला रिकॉर्ड तमाम के साथ डिस्प्ले हुआ, फिर उससे अगला रिकॉर्ड। या इसको आसान ज़बान में ये कह सकते हैं, पहले टेबल की तमाम रॉस दूसरे टेबल की तमाम रॉस के साथ प्रिंट हो गई। तो हुआ क्या, आपकी क्यूरी इनवैलिड हो गई। अच्छा, यहाँ पर ये तो टेबल बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ। अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ डाटाबेस में लाखों रिकॉर्ड हैं, आपका डाटाबेस नीचे बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड। और मैं बोलूँ कि अगर एक क्यूरी जो है वो 2 लाख रिकॉर्ड लेके आ रही है और अगर आपने इनवैलिड ज्वाइनिंग कर दी तो उसने तो क्रॉस प्रोडक्ट बना दी, वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सारी CPU रिसोर्सेज, स्टोरेज वगैरह डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो तमाम उस तरफ चले जाएंगे और डाटाबेस बिल्कुल बढ़ जाएगी आपकी। इसको एज अ डेवलपर रोकना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन एज अ DBA जो है वो हमारे अंडर में ये आता है कि हम कोई क्यूरी जो है इतने सेकेंड्स या मिनट से ज़्यादा टाइम लगे उसे, कोई क्यूरी इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स रीड कर ले एट अ टाइम पर क्यूरी यानी कि या पर सेशन, हम उसको जो है फिर रोक सकते हैं। सेशन उसका बंद हो जाएगा। हम ये कर सकते हैं कि यूज़र कोई कनेक्टेड है और काम नहीं कर रहा, यानी कि वो एक काफ़ी मिनट्स तक जो है बिल्कुल फारिग बैठा हुआ है,
तो इतने मिनट्स के बाद जो है उसको डिस्कनेक्ट कर दो। आइडियल सिचुएशन में मिलेगा उसको, तो वो इतने टाइम के बाद उसको आइडियल हालत में मिलेगा, उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा डीबीए के थ्रू। हम ये कर सकते हैं कि अगर कोई यूज़र कनेक्टेड है, चाहे काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, इतने टाइम के बाद उसका सेशन भी एक्सपायर हो जाएगा, उसको दोबारा से सेशन से लॉगिन होना पड़ेगा। तो ये तमाम हमारे पास एज अ डीबीए कंट्रोल मौजूद है। अच्छा, हम एक और काम करते हैं। 4 टेबल है। मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, क्रिएट टेबल EMP2 के नाम से मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, select static फ्रॉम EMP। ठीक है, EMP2 के नाम से जो है एक टेबल क्रिएट हो गया। ये टेबल क्रिएशन का हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे चूँकि ज़रूरी आपको एक एग्जांपल दिखानी थी, इसलिए मैंने इसको टेबल को क्रिएट किया है। अब इस न्यू टेबल के अंदर अगर हम देखें तो क्या मिलता है, वही तमाम रिकॉर्ड जो कि EMP2 के टेबल में मौजूद था। ठीक है, क्योंकि तो हमने उसका रेप्लिका ही बनाया है। रेप्लिका तो नहीं कहेंगे, कॉपी कहेंगे इसको। रेप्लिका का सिनेरियो बहुत डिफरेंट है, ये हमने एक कॉपी बना ली है उसकी। ठीक है, अच्छा, अब मैंने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, जॉब, सेल, कमीशन, हायर डेट, DPTNO फ्रॉम EMP, नेचुरल ज्वाइन EMP2। अब क्या होगा, दोनों टेबल्स के अंदर तमाम रिकॉर्ड ही इस वक्त यहाँ पर जो है बिल्कुल सेम है, जो कि सारे रिकॉर्ड यहाँ पे मैच कर रहे हैं। अगर मैच ना कर रहे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट बनती है, लेकिन यहाँ पे सारे मैच कर रहे हैं। तो अब कितने रिकॉर्ड लेके आएगा, सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स। अब क्या वजह आपको समझ में आ रही है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जिन कॉलम्स में नल वैल्यू आती है, नेचुरल ज्वाइन उसको इग्नोर कर देता है। जैसे हमने जब select static फ्रॉम EMP इसको जब चलाया, तो चलाने के बाद जो है हमें यहाँ पे क्या नज़र आया, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम, थर्ड ये और फोर्थ ये, इन चारों में वैल्यू है और बाकियों में नल है। ठीक है, और जब हमने EMP2 जो कि बिल्कुल उसी की कॉपी है चलाया, तो सेम स्टेटस नज़र आया। ठीक है, तो उसने क्या किया, ये जो रिकॉर्ड्स हैं जिसमें नल वैल्यू आ रही है, इनको इग्नोर कर दिया। और इग्नोर करने के बाद क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो ये इशू सिर्फ उस सूरत में है कि जब आप बिल्कुल 2 सेम टेबल हों और उनमें सेम डाटा हो और उसका आपस में जो है नेचुरल ज्वाइनिंग कर रहे हो, तो उस सूरत में तो जहाँ मिस मैचिंग हो रही होगी या फिर नल वैल्यू आ रही होगी, उसको ये इग्नोर कर देगा। ठीक है, ज्वाइनिंग के बारे में यूजिंग क्लॉज क्या होता है, यूजिंग क्लॉज आपको थोड़ी सी कंट्रोलिंग देता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या कह रहा था कि जितने भी कॉलम मैच करेंगे उसकी बेस पे मैं ज्वाइनिंग कर दूंगा। यूजिंग क्लॉज आपसे कहता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स अगर मैच हो रहे हैं, तो आप उसमें बता सकते हैं कि फ़लाँ कॉलम के हिसाब से ज्वाइनिंग करनी है और किसी हिसाब से ज्वाइनिंग नहीं करनी। चलें SQL की तरफ चलते हैं और इसका यूज़ देखते हैं। हमने लिखा यहाँ सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा जॉब कॉमा डी नेम फ्रॉम EMP। उसके बाद हमने लिखा ज्वाइन, नेचुरल हट गया और अब आ गया ज्वाइन। किससे ज्वाइन करना है, DBT से। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे यूजिंग, और कौन सा कॉलम है जो इन दोनों में मैच हो रहा है, DPTNO का कॉलम। ठीक है, अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल सा टेबल था। अब यही काम जो है हम HR में जाके करते हैं। हमने लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, ज्वाइन, डिपार्टमेंट्स। उसके बाद हमने उससे कहा यूजिंग
डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम मैच कर रहे हैं, यानी डिपार्टमेंट आईडी के अलावा यहाँ पे मैनेजर आईडी भी है जो कि दोनों डिपार्टमेंट में सेम है, लेकिन हमने ज्वाइनिंग करनी है डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी के हिसाब से। ठीक है, यूजिंग क्लॉज में हम वो कॉलम बताते हैं जो कि दोनों टेबल में सेम होता है, ये इसका सिंटैक्स है। यानी अभी हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं कि जो आपने ज्वाइनिंग करनी है वो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी के हिसाब से करनी है। हालांकि एक मैनेजर अंडरस्कोर आईडी का कॉलम भी वहाँ पे मौजूद है जो कि दोनों में मौजूद है, लेकिन हम जो ज्वाइनिंग करवा रहे हैं वो सिर्फ डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी के हिसाब से करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब कितने रिकॉर्ड्स आ गए इसमें? 50 रिकॉर्ड्स। अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी हो सकती है कि हमारे पास कोई ऐसा टेबल मौजूद हो जो कि अभी तक इसमें मौजूद नहीं है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम जो हैं दोनों टेबल्स के अंदर मैच हो रहे हों, और आपने यूजिंग के अंदर बता दिया कि ये कॉलम है, उस कॉलम के हिसाब से जो है आपने ज्वाइनिंग करनी है। तो इसमें भी अगर आप मल्टीपल कॉलम अगर यूज़ करना चाहें तो आप इसमें जो है मल्टीपल कॉलम्स लगा के जो है ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसने ज्वाइनिंग की, उस ज्वाइनिंग में इसने डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी के हिसाब से जो है दोनों टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। इसमें एक काम करते हैं कि इसमें जो है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम को भी ले लेते हैं, साथ ही यहाँ पे डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी भी ले लेते हैं। ठीक है, अब दोनों टेबल्स की ज्वाइनिंग हो गई है। जो भी आप टेबल इसमें शो करना चाहें इसमें शो कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रहे कि ज्वाइनिंग जो है अभी हम यहाँ पर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी के हिसाब से करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें तमाम इन्फॉर्मेशन जो है इसकी ज्वाइनिंग के बाद आ रही है। डिपार्टमेंट नंबर 10 है, उसका जो नाम है एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जो एम्प्लॉइज़ का फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये है और इसकी सैलरी ये है। ठीक है, क्योंकि अब ज्वाइनिंग हो गई है, अब ये सारी उसकी जो है आपके पास डिटेल आ गई है। ठीक है, और अगर आप देखें यहाँ स्कॉट में, तो इस कॉर्ड में भी हमने जब यहाँ पे ज्वाइनिंग की है 2 टेबल्स के दरमियान, इसके अंदर भी अगर हम डीपीटी एनओ का कॉलम भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि अब ज्वाइनिंग हो गई है और आपके पास यहाँ पर एक कंट्रोलिंग भी आ गई, लेकिन ये कंट्रोलिंग लिमिटेड कंट्रोलिंग है। ठीक है ना, फुल फ्लैश कंट्रोलिंग नहीं है। नेचुरल ज्वाइन जो हमने देखा था, नेचुरल ज्वाइन 2 टेबल्स के दरमियान हो रहा था, वो उसी में से वहाँ से सेम कॉलम को फाइंड कर रहा था, और जब उसको सेम कॉलम मिल जाता था तो वो उसकी बेस पे ऑटोमेटिकली जो है टेबल्स की ज्वाइनिंग करता था। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कंट्रोल आया, यहाँ पे हमने उसको कॉलम नेम बताना शुरू कर दिया। कॉलम नेम की बेस पे, यानी कि एक तरह की थोड़ी सी मैनुअल वर्किंग हो रही है, हम उसको बता रहे हैं। हालांकि नेचुरल ज्वाइन में ऑटो कर रहा था, वो अगर मिल रहा था तो ठीक है ज्वाइनिंग कर रहा था, लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा था तो वो क्रॉस प्रोडक्ट बना रहा था, उसको भी हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी कंट्रोलिंग मिलती है, लेकिन फुल फ्लैश कंट्रोलिंग नहीं मिलती। फुल फ्लैश कंट्रोलिंग हमें किस में मिलती है? ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग में। चलें ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग को देखते हैं, ज्वाइनिंग को देखते हैं। अच्छा, ये अभी हमने जितना भी काम किया है ये इक्वी ज्वाइन भी कहलाता है, जिसके अंदर ये नेचुरल ज्वाइन, आपका यूजिंग क्लॉज और ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग आ जाती है, क्योंकि ये इक्वलिटी की बेस पर जो है ज्वाइनिंग हो रही है। हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, जॉब, सेल फ्रॉम ईएमपी ज्वाइन डीपीटी। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, जैसा यूजिंग क्लॉज में हमने लिखा वैसे ही यहाँ पर ऑन क्लॉज में भी हमने लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे यूजिंग के बजाय ऑन, और ऑन क्लॉज में हमने इसको बताया कि डीपीटी डॉट डीपीटी एनओ, यानी डिपार्टमेंट टेबल डॉट और उसका डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम इक्वल है ईएमपी का टेबल और डीपीटी एनओ। डीपीटी एनओ का कॉलम जो इन दोनों में सेम है, इन दोनों के हिसाब से हम ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। यानी यहाँ पर वो कह रहा है कि आप ज्वाइनिंग कर दो डिपार्टमेंट के डीपीटी एनओ जो कि बराबर है एम्प्लॉय ईएमपी के डीपीटी एनओ के कॉलम के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या फ़र्क है यूजिंग क्लॉज के हिसाब से? कंडीशन हम यहाँ पे खुद लिख रहे हैं। कैसी कंडीशन? यूजिंग क्लॉज में जो हमने कंडीशन लिखी थी उसमें जस्ट हमने कॉलम बता दिया था कि ये कॉलम आप दोनों टेबल्स में जाके चेक कर लो। नेचुरल ज्वाइन में तो कॉलम भी नहीं बताया था, सिर्फ 2 टेबल बता दिए थे। ऑन क्लॉज में हम इसको बोलते हैं कि फलां टेबल के फलां कॉलम की ज्वाइनिंग कर दो फलां टेबल के फलां कॉलम से, यानी फुल कंट्रोलिंग आपके पास है। ठीक है, एक तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो ये
कि मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, जॉब, सैलरी, कमीशन भी ले लें, हायर डेट का कॉलम भी ले लेते हैं, MGR भी ले लेते हैं। उसके बाद मैंने इसको चलाया, क्वेरी चल गई, कोई इशू नहीं हुआ। ये क्वेरी के अंदर हमने कितने कॉलम लिए? 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है, ज़्यादा कॉलम नहीं है, ठीक है। ये 7 के बजाय 60 भी हो सकते थे, उससे ज़्यादा कॉलम भी हो सकते हैं। ये सिर्फ 60 नहीं 600 भी हो सकते थे। बाज़ जगहों पर तो इतनी भी कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है। ये तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के ऊपर। जो डाटाबेस प्रोग्रामर होता है उसको तो रिक्वायरमेंट पूरी करके देनी है, उसका काम ये सोचना नहीं है कि करना कैसे है, उसका काम करना है। तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये 7 नहीं 60 कॉलम्स है, तो जब क्वेरी रन होती है या हम भी अगर देखें तो आपको पता लग रहा है कि ये ई नेम जो कौन से टेबल से आ रहा है या ये डी नेम जो है वो कौन से टेबल से आ रहा है। तो ऐसे अगर 60 जो कॉलम्स होंगे या 60 से ज़्यादा, तो किस तरह से पता लगेगा कि कौन सा कॉलम जो है कौन से टेबल से आ रहा है? हमें इस वजह से पता है क्योंकि हमने डिस्क्राइब करके देखा और हम यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे प्रोजेक्ट भी चल रहे होते हैं जिस पे एक नहीं 3 4 4 5 5 6 6 लोग भी एक साथ कंबाइन वर्किंग कर रहे होते हैं। तो अगर पीएल का कुछ पार्ट आपने एग्जीक्यूट कर दिया और उसका कुछ पार्ट अगर कोई दूसरा जो आपका कुलीग या एम्प्लॉय है वो करेगा, तो उसको समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि पीएल तो आपने बनाई है ना, उसने पीएल थोड़ी बनाई है, उसके पास गई है, वो भी थोड़ा समझने में टाइम ज़रूर लेगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसा हो जाए कि उसको समझने में टाइम ही लेना ना पड़े, वो देखे और बजाय आपसे वो किसी किस्म की कोई हेल्प ले, वो खुद से समझ जाए कि मुझे इसमें मज़ीद आगे क्या करना है। और बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास इसी तरह से किसी प्रोग्राम का पार्ट आता है आगे उसको कंप्लीट करने के लिए, तो आप भी देख के समझ जाएं, आप भी हेल्प ना लें। तो कौन सा कॉलम कहाँ से आ रहा है हमें नहीं पता, तो बैक पे जब क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो ओरेकल भी जो है उसमें पहले कॉलम का नाम पढ़ता है और फिर उसके बाद देखता है कि वो ये कॉलम जो है कौन से टेबल से आ रहा है। क्योंकि सिस्टम जब अपना प्रोसेस करेगा वो तो सिक्वेंशियली करेगा, वो पूरी एक हायरार्की होती है जिसके थ्रू जो है वो फाइनल एग्जीक्यूट आपकी पीएल को करके देता है। अब इससे हो क्या रहा है, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है, परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, यानी सिस्टम को भी जो है थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। सर्चिंग पे आ गया ना, अब सर्चिंग तो लेती है एक्स्ट्रा टाइम है, उसके लिए हम क्या काम करते हैं, क्वालिफायर या एलियस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। हमने क्या किया, अब ये कॉलम कहाँ से आ रहा है, EMP के टेबल से, टेबल का नाम हमने बता दिया कॉलम के साथ। बिल्कुल इसी तरह ये कहाँ से आ रहा है, DPT के टेबल से। ये कहाँ से आ रहा है, EMP के टेबल से। ये भी EMP के टेबल से। ये भी EMP के टेबल से और MGR भी EMP के टेबल से। ठीक है, हमें लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है वन टाइम, लेकिन हमें फ़ायदा क्या हो गया कि हमें खुद भी पता लग रहा है कि कॉलम कहाँ से आ रहा है। और वही बात जो मैंने आपसे की, अगर ये एक कंबाइंड प्रोजेक्ट चल रहा हो जिसमें मल्टीपल प्रोग्रामर्स इन्वॉल्व हो, तो जब उनके पास आपकी पीएल जाएगी तो उनको आपसे किसी किस्म की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई पूछना नहीं पड़ेगा, उनके पास सारा स्टेटस सामने आ जाएगा। प्लस ओरेकल को भी पता लग गया, अब उसको मज़ीद जो है टेबल में कॉलम सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्लियरली पता लग रहा है कि जी ये EMP का टेबल है डॉट, और उसके साथ जो है ये EMP का ही कोई कॉलम है MGR, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वालिफायर या एलियस जो भी कह लें वो यूज़ कर लिया है। ठीक है, और परफॉर्मेंस भी इससे जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अच्छा, एक तो ये चंद एडवांटेजेस हो गए, इसके अलावा एक बड़ा एडवांटेज और भी है। जैसे ये तो अभी आपके पास जो टेबल्स हैं, जैसे ये EMP है, DPT है, इनके नाम भी बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन आपके पास ऐसे भी टेबल होते हैं जिनके नाम बहुत लेंदी होते हैं, जिसको बार बार टाइप भी करना पड़ता है, जैसे डिपार्टमेंट्स, एग्जामिनेशंस, ये ऐसे बड़े नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मज़ीद बेहतरी कैसे ला सकते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें टेबल का नाम लिखने के बजाय, ये EMP का टेबल है, हमने इसका एलियस दे दिया E। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह DPT है, हमने इसका एलियस दे दिया D। जैसे हम कॉलम का एलियस देते थे ऐसे ही यहाँ पर हमने टेबल का एलियस दे दिया है। ठीक है, अब ऊपर क्या करना है, ऊपर आप यहाँ EMP के बजाय सिर्फ लिखेंगे E, क्योंकि नीचे आपने एलियस दे दिया। अब वो खुद ही समझ जाएगा कि ये E का मतलब इम्प्लाई है, क्योंकि अब वो रीड करेगा E को, यानी EMP का जो टेबल है उसके एलियस को। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हमने DPT की जगह क्या लिखा, D, यहाँ पे E, यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी E। बिल्कुल इसी तरह जो है अब आप यहाँ पर भी कंप्लीट नहीं लिख सकते,
क्योंकि जब आपने एलियस डिफाइन कर दिया तो आप कंप्लीट नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप कंप्लीट लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, ऑरेकल कहेगा ये क्या चीज़ है। क्योंकि जब आपने खुद यहाँ पर एलियस डिफाइन कर दिया है, एम्प्लॉय का ई और डिपार्टमेंट का डी, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। अब उसके मुताबिक डी जो है वो डीपीटी का टेबल है और ई जो है वो ईएमपी का टेबल है, ठीक है। तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, टेबल का नाम अगर बड़ा है तो हम उसको क्वालिफायर दे सकते हैं, यानी एलियस दे सकते हैं, या नीचे हमने जो डिफ़ाइन कर दिया इसको। क्या हुआ इससे, एक तो देखें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई सिस्टम की, ठीक है, और आपको भी आराम से पता लग गया, बल्कि किसी भी प्रोग्रामर को जो इजीली पता लग जाएगा कि ये ई का मतलब जो है एम्प्लॉय है और डी का मतलब डिपार्टमेंट नंबर। टाइम की बचत अलग हो रही है, ठीक है। तो ये तमाम एडवांटेजेस हैं ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग में। अच्छा, अगर इसी एग्जांपल को हम यूज़ करें और यहाँ पर हम ऑन के बजाय यूजिंग क्लॉज ले लें, और यूजिंग क्लॉज में चूँकि हम कॉलम नेम बताते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया डीपीटी एनो कॉलम नेम, ठीक है। और एक काम हमने ये किया कि हमने यहाँ पे लिख दिया ई डॉट, और सेकेंडली हमने ये किया कि हमने डीपीटी एनो का कॉलम जो है उसको भी प्रिंट करवा दिया। अब जब हम इस क्यूरी को रन करते हैं तो ये हमसे क्या कह रहा है, ओनली सिंपल कॉलम नेम अलाउड हेयर, मतलब यूजिंग के अंदर आप वो कॉलम लिख रहे हैं जो कि दोनों टेबल के अंदर मौजूद है। तो फिर आपको क्या नहीं करना, तो फिर आपको यहाँ पर क्वालिफायर नहीं लिखना, क्योंकि ये दोनों में मौजूद है, ठीक है। इसको पहले हम चला के देखते हैं, अभी इस एरर को देखें, कॉलम पार्ट ऑफ यूजिंग क्लॉज कैन नॉट हैव क्वालिफायर। आपने ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने क्वालिफायर हटा दिया यहाँ से, लेकिन यही कॉलम जो है आपने यहाँ ऊपर क्वालिफायर के साथ भी लिखा हुआ है। मतलब कि अगर क्वालिफायर आपने यहाँ से हटा दिया है तो इसको यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। इस क्वालिफायर को अब आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से भी हटा दिया, यानी कि यूजिंग क्लॉज में अगर आप इस तरह से क्वालिफायर यूज़ करते हैं तो यूजिंग के अंदर जो आप कॉलम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर आपने क्वालिफायर नहीं लिखना। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात कि अगर वही कॉलम अगर सेलेक्ट की स्टेटमेंट के साथ भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो वहाँ पर भी आपने क्वालिफायर का यूज़ नहीं करना। अब हम इस क्वेरी को रन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये डीपीटी एनो का जो कॉलम है ये आपके ईएमपी में भी मौजूद है और डीपीटी में भी मौजूद है। अगर इस कॉलम को किसी एक टेबल में हम रीनेम करके और फिर देखते हैं ज्वाइनिंग पे इसका जो है क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। ये हमारे पास ईएमपी का टेबल है, हमने क्या किया, ऑल्टर टेबल ईएमपी रीनेम कॉलम डीपीटी एनो टू डीपीटी आईडी ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। डिस्क्राइब किया ईएमपी फिर से, ठीक है। पहले डीपीटी एनो था और अब डीपीटी आईडी हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्या किया, वो जो ऑन क्लॉज पे क्यूरी थी वो मैंने कॉपी कर ली थी, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हमने क्या किया, ये डिपार्टमेंट में तो डीपीटी एनो के नाम से ये कॉलम, लेकिन एम्प्लॉय में किस नाम से हो गया, ये डीपीटी आईडी के नाम से। अब इसको रन करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इख्तियारात आ गए हैं, यानी कंट्रोल्स आ गए। कंट्रोल कैसे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नेचुरल ज्वाइनिंग में हम सिर्फ टेबल नेम बताते थे। जब यूजिंग क्लॉज पे गए तो यूजिंग क्लॉज में हमने कॉलम नेम बताना शुरू किया कि दोनों टेबल में ये कॉलम है, सर्च कर लो और डाटा उठा के ले आओ। लेकिन ऑन क्लॉज में हम टेबल नेम कॉलम नेम दोनों बता रहे हैं। अब आप उसको बेशक रीनेम कर दें, लेकिन क्योंकि उसमें जो डाटा मिल रहा है वो मैच कर रहा है, कॉलम नेम बेशक डिफरेंट है, तो वो उसकी बेस पे जो है उसने आपके पास ज्वाइनिंग कर दी। लेकिन ये काम जो है आप नेचुरल ज्वाइन में कर पाते, कभी भी नहीं हो पाता। वो सबसे पहले कॉलम नेम देखता कि मैच ही नहीं हो रहा, वो वहीं पे जो है एरर दे देता। यूजिंग क्लॉज में भी कॉलम नेम डलता है, वो दोनों पहले कॉलम नेम चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने दोनों के टेबल नेम और कॉलम नेम यहाँ पे मेंशन कर दिए, यानी कि आपने आप इसको बता दिया है कि ये डिपार्टमेंट का डीपीटी एनओ है लेकिन एम्प्लॉय का डीपीटी आईडी है। ये है सबसे मेजर डिफरेंस, और ये है आपके पास
फुल कंट्रोल कि जिसकी बेस पे जो है आप दो टेबल्स के दरमियान ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अब हम अपनी मर्जी से जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उस कॉलम नेम को मैं दोबारा से क्योंकि वो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको चेंज किया था, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग में जो है एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, एक तो ये एडवांटेजेस जो मैंने आपको बताया जो कि उसको डिफरेंशिएट करते हैं नेचुरल ज्वाइन से और यूजिंग क्लॉज ज्वाइन से। एक जो मेजर उसके अंदर एडवांटेज है वो ये कि ऑन क्लॉज ज्वाइन जो है इसके अलावा भी कुछ काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? नॉन इक्वी ज्वाइन। नॉन इक्वी ज्वाइन क्या होता है कि आप किसी ऐसे टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं जिनमें कोई सेम कॉलम है ही नहीं। सेम कॉलम मतलब कोई सेम कनेक्शन नहीं बन रहा। जैसे हमने नेचुरल ज्वाइन में देखा था कि हमने जब सेलग्रेड और ईएमपी की ज्वाइनिंग की थी तो उसने क्रॉस प्रोडक्ट बना दी थी, क्योंकि कोई सेम कॉलम नेम उसको दोनों टेबल में से मिला ही नहीं था, जिसकी वजह से उसने बेइंतहा रिकॉर्ड जो है वो जनरेट कर दिए थे। यानी आसान लफ्ज़ों में ईएमपी टेबल के नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स को सेलग्रेड टेबल के नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट बन गई थी। क्योंकि बेसिकली नेचुरल ज्वाइन और यूजिंग क्लॉज ज्वाइन जो है वो इक्व ज्वाइन है, लेकिन ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग जो है इक्व ज्वाइन के अलावा नॉन इक्व ज्वाइन का भी एडवांटेज रखता है। जैसे मैं यहाँ पे इसको सेल ग्रेड को जो है डिस्क्राइब करता हूँ। अब देखें, अब ये DPTNO का कॉलम जो कि हमें EMP में भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर तो ये 3 कॉलम है और तीनों कॉलम में हमें DPTNO का कॉलम कहीं भी नहीं मिल रहा। और सिर्फ DPTNO के कॉलम को छोड़ के इसके अलावा कोई सेम कॉलम कोई भी इन दोनों में जो है आपस में मौजूद नहीं है जिसकी बेस पे ज्वाइनिंग हो सके। लेकिन एक चीज़ जब हमने क्यूरी परफॉर्म की तो हमें पता लगी क्या कि सैलरी 2 कॉलम हैं जिसमें आपने ग्रेडिंग की हुई है, लो सेल और हाई सेल। ग्रेडिंग क्या है? ग्रेडिंग ये है मतलब कि अगर सैलरी जो है अगर 700 और 1200 के बिटवीन है तो उसको ग्रेड क्या दे दो? 1 दे दो। बिल्कुल इसी तरह अगर इस रेंज के बिटवीन आपकी सैलरी है तो उसको ग्रेड 2 दे दिया, इसके बिटवीन है तो ग्रेड 3, इसके बिटवीन है ग्रेड 4 और बिल्कुल इसी तरह ये ग्रेड 5। मतलब आपने जो है एक टेबल एक ऐसा बना दिया जिसके अंदर जो है प्रॉपर एक रेंज डिफाइन हुई हुई है, उस रेंज के हिसाब से आपने ग्रेडिंग कर दी है सैलरीज़ की। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 800 है तो उसका ग्रेड क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 800 जो है वो 700 और 1200 के बिटवीन आ रहा है। अगर 2200 सैलरी है तो उसका ग्रेड 4 हो जाएगा। यानी डायरेक्टली तो इस पे हम काम नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली इस ग्रेडिंग के थ्रू जो है हम इससे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यानी हम नॉन इक्व ज्वाइन कर सकते, क्योंकि इक्वलिटी की बेस पर तो ज्वाइनिंग हो नहीं सकती। तो अब हम इसको नॉन इक्व ज्वाइन कैसे करेंगे? मैंने लिखा सेलेक्ट E नेम। अब यहाँ पर मैं एलियस यूज़ कर रहा हूँ और एलियस यूज़ भी करना चाहिए, ये रिकमेंड भी है आपके लिए। एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की जॉब, उसके बाद हमने लिखा s.grade फ्रॉम EMP E join सेलग्रेड S ऑन। अब यहाँ क्या लिखेंगे? हमने लिखा E.cell बिटवीन हो किसके? S डॉट बिटवीन हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनकी सैलरी जो है 1000 से 3000 के बिटवीन हो। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि वेयर सेल बिटवीन 3000 एंड 1000। पहले कौन सी वैल्यू आती है? लोअर वैल्यू। तो क्या लिखेंगे? लो सेल एंड एस डॉट हाई सेल। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे? फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड वेयर एक्सपेक्टेड। अच्छा, वो कह रहा है यहाँ पे कि आपने कॉमा नहीं लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो इस बेस पे आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग कर दी है ग्रेडिंग के हिसाब से। इस चीज़ को क्या कहते हैं? नॉन इक्व ज्वाइन। लेकिन ये काम जो है सिर्फ ऑन क्लॉज के ज़रिए हो सकता है, यूजिंग और नेचुरल ज्वाइन के ज़रिए नहीं कर सकते आप। ठीक है।
यानी कि कोई इक्वलिटी नहीं बन रही थी, लेकिन एक कंडीशन बेस पे जो है हमने इन दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। सेल्फ ज्वाइंस यूजिंग द ऑन क्लॉज। अब सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? सेम टेबल के अंदर आप ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये अब मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सेल्फ ज्वाइन की क्या एग्जांपल हो सकती है? हर एम्प्लॉय को आईडी असाइन होती है जो कि यूनिक होती है। हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई नाम है। हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई एमजीआर होता है, किसी ना किसी मैनेजर को कोई भी एम्प्लॉय जो रिपोर्टिंग कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा तो उसका एमजीआर नंबर क्या दूंगा, जो कि इसी टेबल के अंदर मौजूद है। एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय काम करता है, उसका जो मैनेजर है वो भी तो इस कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय है ना। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर जो एक एचआर के टेबल से जो है ये एग्जाम्पल दिखाई गई है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को जो है पहले हम स्कॉट के टेबल में जाके देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले डाटा को, अब हम यहाँ पर देखें तो कोई भी एम्प्लॉय है उसका कोई ना कोई मैनेजर है, लेकिन उस मैनेजर का नंबर लिखा हुआ नज़र आता है, यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ नज़र नहीं आता। अब जैसे इस एम्प्लॉय का जो मैनेजर है वो है 7902। अब मैं 7902 को यहाँ पर देखूँ तो 7902 कौन है? फॉर्ड है। अभी फॉर्ड का जो मैनेजर है वो कौन है? 7566। 7566 कौन है? जॉन्स है। जॉन्स का जो मैनेजर है वो है 7839। 7839 कौन है? वो किंग है। किंग जो है प्रेसिडेंट है और इसका मैनेजर कोई नहीं है। ठीक है, तो हमने सेल्फ ज्वाइन में क्या करके देखना है कि एम्प्लॉइज़ किन को रिपोर्ट्स कर रहे हैं, उनका नाम क्या है। तो इसके लिए हमने लिखा सेलेक्ट W में यहाँ पे वर्कर के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। आप W के अलावा कुछ और यूज़ करना चाहें वो भी यूज़ कर सकते हैं। W एम्प्लॉय नंबर, W ई नेम, और देन आपने लिखा M ई नेम। किसके लिए? मैनेजर के लिए। फ्रॉम EMPW ज्वाइन EMPM ऑन W वर्कर का जो MGR है इक्वल टू वो मैनेजर का क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? M EMPNO। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसमें एक काम करते हैं कि हम मैनेजर का जो है MGR नंबर भी दे देते हैं और साथ ही यहाँ पर जो है हम एलियस दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय नंबर और यहाँ पे ये एम्प्लॉय नेम है, तो हमने क्या लिखा? EMP_name। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये मैनेजर नेम है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? MGR नेम। ठीक है, और ये क्या है? मैनेजर की आईडी है, MGR नंबर। ठीक है, ठीक है, साथ ही इसको ऑर्डर भी कर देते हैं, ऑर्डर बाय 1। अब देखें एम्प्लॉय का कोड क्या है? 7369। 7369 कौन है? स्मिथ है। स्मिथ का जो मैनेजर है वो कौन है? वो फोर्ड है। और फोर्ड जो है उसका MGR आईडी क्या है? 7566। अब यहाँ पे 7566 कौन है? जॉन्स है। और जॉन्स का जो MGR है, जॉन्स का जो मैनेजर है वो किंग है और किंग का मैनेजर आईडी कोई नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये 7782 है, ये कौन है? ये कलर के कलर किसको रिपोर्टिंग कर रहा है? ये किंग को कर रहा है, किंग का मैनेजर आईडी कोई भी नहीं है। 7844 टर्नर है, टर्नर का मैनेजर कौन है? ब्लैक है, ब्लैक का मैनेजर आईडी 7839। अच्छा, अब सेल्फ ज्वाइन की इसी एग्जाम्पल को जो है समझने के लिए हम एक काम इसमें और करते हैं कि यहाँ पर हम W.job यानी वर्कर की जो जॉब है उसको भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह मैनेजर की जो जॉब है उसको भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे कॉमा लगेगा। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि किंग जो है वो सिर्फ इसी कॉलम में आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें यहाँ पर और यहाँ पर, इस जगह पर नज़र नहीं आ रहा होगा। उसकी वजह यह है कि वो किसी को रिपोर्टिंग नहीं करता है, उसका कोई मैनेजर
नहीं है। अब सेल्फ ज्वाइनिंग के इस मेथड को जो है हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। वो क्या है, ये ज्वाइन लिखा हुआ है, इस ज्वाइन की जगह आपने कॉमा लगा दिया। सेकेंडली ऑन लिखा हुआ है, इस ऑन की जगह आपने वेयर लगा दिया। अब इसको रन करते हैं, सेम वही स्टेटस आ गया। ठीक है, जिस तरह से हम नॉर्मल ज्वाइनिंग कर रहे थे, हम लिखते थे सेलेक्ट ई नेम जॉब सेल डी नेम फ्रॉम EMP join DPT on EMP डॉट DPTNO बराबर है DPT डॉट DPTNO के। ठीक है, ये तो सिंपल हमारा इक्व ज्वाइन था। अब आपने सेम इसमें ज्वाइन की जगह लिख दिया कॉमा और ऑन की जगह वेयर। ठीक है, अब आपको याद रखने वाली इसमें सिर्फ ये बात है, अगर आपकी क्वेरी में ज्वाइन कीवर्ड आ रहा है तो इसमें ज्वाइन के बाद जो है आपका ऑन क्लॉज आता है। लेकिन अगर वेयर क्लॉज लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब कि ऑन क्लॉज की जगह यहाँ पे जब वेयर्स आ गया तो ज्वाइन की जगह कॉमा आ जाएगा। ठीक है, सेम मेथड है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज जो रिकमेंड है वो हमारा ऑन क्लॉज का ही मेथड है। ये ओरेकल का अपना सिंटैक्स है और जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये SQL का अपना सिंटैक्स है। बहरहाल आप जो है दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंड यही है कि आप ये ऑन क्लॉज का मेथड ही यूज़ करें। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने मल्टीपल ज्वाइनिंग भी देखी थी, हम वो मेथड भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से, वो तमाम फंक्शनैलिटी जो आप परफॉर्म कर रहे थे वो आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। ई डॉट नेम, ई डॉट जॉब, ई डॉट सेल, डी डॉट डी नेम, और हमने लिखा है तीसरे टेबल का एज डॉट ग्रेड। अब यहाँ पे हमें ये लिखना पड़ेगा EMP E कॉमा DPT D कॉमा सेल ग्रेड S। ठीक है, वेयर E डॉट DPTNO बराबर है D डॉट DPTNO एंड E डॉट सेल बिटवीन S डॉट लो सेल एंड S डॉट हाई सेल। ठीक है, तो हम मल्टीपल टेबल्स अगर इसमें भी ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिएटिंग 3-way ज्वाइंस विद द ऑन क्लॉज। मोर देन 2 टेबल्स को आपस में किस तरह से ज्वाइन किया जाता है, चलें SQL की तरफ चलते हैं और 3-way ज्वाइंस किस तरह से परफॉर्म होता है इसको प्रॉपर आज के टॉपिक में हम सीखेंगे। HR यूज़र की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले हमने लिखा स्लैक स्टैटिक फ्रॉम टैब। ठीक है, इन टेबल्स में सबसे पहले जो है हम 3 टेबल्स को लेकर उनकी ज्वाइनिंग करेंगे, जिसमें सबसे पहला कंट्रीज़ का टेबल, सेकंड लोकेशन और थर्ड रीजन। ठीक है, सबसे पहले इन तीनों टेबल्स को हम डिस्क्राइब करके देखते हैं। हमने लिखा डिस्क्राइब कंट्रीज़। ठीक है, इसने कंट्रीज़ को जो है डिस्क्राइब कर दिया। सेकंड टेबल हमने लिया यहाँ पे रीजन्स। ठीक है, इसने यहाँ पे रीजन्स को भी डिस्क्राइब कर दिया। और थर्ड टेबल हमने लिया यहाँ पे लोकेशंस। सबसे पहले इस टेबल को देखें, इस टेबल में कौन सा कॉलम है जो कि इन दोनों टेबल में किसी के साथ ज्वाइन हो सकता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये कंट्री ID मौजूद है और ये कंट्री ID इस जगह पर भी मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह ये रीजन ID यहाँ पे मौजूद है और ये रीजन ID इस टेबल में यहाँ पर मौजूद है। तो इन कॉलम्स की बेस पर जो है हम इन तीनों टेबल्स की आपस में ज्वाइनिंग करेंगे। हमने क्या लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट। सबसे पहले हम रीजन का कॉलम ले लेते हैं और उसका एलियस ले लेते हैं हम यहाँ पर R। ठीक है, R डॉट रीजन अंडरस्कोर नेम। ठीक है, रीजन के टेबल में से हमने रीजन नेम ले लिया है। सेकंड कॉलम हम कंट्रीज़ का लेते हैं और कंट्रीज़ का भी नेम, क्योंकि हमें यहाँ पे नेम निकालने हैं। C डॉट कंट्री अंडरस्कोर नेम। और थर्ड जो टेबल है हमारा लोकेशन का, लोकेशन में से हम जो है हम सिटी निकाल लेंगे। ठीक है, फ्रॉम
कंट्रीज सी ज्वाइन रीजन्स आर। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे ऑन सी डॉट रीजन अंडरस्कोर ID बराबर है आर डॉट रीजन अंडरस्कोर ID के। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया था कि ये देखें, ये रीजन ID जो है कंट्रीज़ में यहाँ मौजूद है और यही रीजन ID जो है रीजन के अंदर मौजूद है। तो इन दोनों की बेस पे जो है हमने यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाई है। कंट्रीज़ का सी डॉट रीजन अंडरस्कोर ID बराबर है रीजन का आर डॉट रीजन अंडरस्कोर ID। ठीक है, एक तो ये हमारी ज्वाइनिंग हो गई इन दोनों टेबल्स के दरमियान, कंट्रीज़ और रीजन के दरमियान। अब थर्ड जो टेबल है हमारा लोकेशंस का, उसको हम किस तरह से ज्वाइन करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा ज्वाइन करो लोकेशंस L को ऑन L डॉट कंट्री अंडरस्कोर ID बराबर है C डॉट कंट्री अंडरस्कोर ID के। जैसा कि हमने डिस्क्राइब करके भी देखा था कि कंट्रीज़ के टेबल के अंदर ये कंट्री अंडरस्कोर ID है और लोकेशन के अंदर ये कंट्री अंडरस्कोर ID है। ठीक है, तो थर्ड जो हमने ज्वाइनिंग की है लोकेशंस की, वहाँ पर हमने यही बताया इसको कि लोकेशन का L डॉट कंट्री अंडरस्कोर ID बराबर है कंट्रीज़ का C डॉट कंट्री अंडरस्कोर ID, यानी उसकी बेस पे ये थर्ड टेबल की भी जो आपस में ज्वाइनिंग कर दो। थ्री वे ज्वाइनिंग करने से पहले जो है आपको इन चीज़ों का बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन से टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं। नहीं पता तो आप डिस्क्राइब करके भी देख सकते हैं। साथ ही जो है हम इसको ऑर्डर बाय 1 करवा देते हैं। ठीक है, अब हमने इस क्वेरी को चलाया तो इस क्वेरी से हमें ये पता चला कि ये रीजन्स हैं, इन रीजन्स के अंदर ये कंट्रीज़ हैं और इन कंट्रीज़ के अंदर ये सिटीज़ हैं। ठीक है, अब अगर हम कंट्रीज़ का नेम नहीं देखना चाह रहे, यानी रीजन नेम के साथ हम खाली सिटी का कॉलम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्री के इस कॉलम को यहाँ से हाइड कर देंगे, यानी ज्वाइनिंग के अंदर वो रहेगा लेकिन डिस्प्ले नहीं दिखाएगा। अब हमने इसको रन किया। ठीक है, ज्वाइनिंग तो तीनों टेबल्स की आपस में हो रही है, उसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। बेशक आप इस कॉलम को यहाँ पर जो हाइड भी करवा दें। ठीक है, तो जो आपकी ज़रूरत होगी उस ज्वाइनिंग के हिसाब से जिन कॉलम्स की, ठीक है ना, उन कॉलम्स को आप यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये कहें कि रीजन्स के अंदर ये कंट्रीज़ और ये सिटीज़ हैं, अब सिटी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हमने लिखा है यहाँ पर ज्वाइन करो डिपार्टमेंट्स को ऑन L डॉट लोकेशन अंडरस्कोर ID बराबर है D डॉट लोकेशन अंडरस्कोर ID के। अच्छा, डिपार्टमेंट के टेबल को हमने डिस्क्राइब नहीं किया था। ठीक है, हम उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। करने से पहले हम इस क्वेरी को जो है कॉपी भी कर लेते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे डिस्क्राइब डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे जो 4 टेबल थे जिनको हमने डिस्क्राइब किया था, तो सबसे लास्ट में हमारा जो डिपार्टमेंट का टेबल आ गया है। इस डिपार्टमेंट के टेबल में आप देख रहे हैं ये लोकेशन अंडरस्कोर ID है और इस लोकेशन अंडरस्कोर ID को हम लोकेशंस के टेबल में जो लोकेशन अंडरस्कोर ID है उसके साथ ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जो हमारी सेव क्वेरी थी उसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हमने जो है कॉलम को ऐड करवा दिया D डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ठीक है, तो इससे जो है अब हमारी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा वाज़ेह हो गई है कि इन रीजन्स के अंदर ये कंट्रीज़ हैं और इन कंट्रीज़ के अंदर ये तमाम सिटीज़ जो हैं मौजूद हैं और इन सिटीज़ को जो डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं वो ये डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से एक क्वेरी हमने लास्ट टाइम की थी, अगर आपको याद हो, हमने लिखा था उसमें सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID सम ऑफ सैलरी मिनिमम ऑफ
सैलरी, मैक्सिमम ऑफ सैलरी, काउंट ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, ग्रुप बाय होगा ना इसमें, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये रिज़ल्ट आ गया आपके पास। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो रिज़ल्ट डिपार्टमेंट आईडी वाइज आ रहा है, ये डिपार्टमेंट आईडी वाइज हमें नहीं चाहिए, बल्कि डिपार्टमेंट नेम वाइज हमें चाहिए। यानी डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है कि ये डिपार्टमेंट है और इसकी टोटल सैलरी इतनी है, मिनिमम इतनी है, मैक्सिमम इतनी है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इतने काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइनिंग, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, डी डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, टेबल एलियस हम देख चुके हैं, और सम ऑफ ई डॉट सैलरी, मिनिमम ऑफ ई डॉट सैलरी, मैक्सिमम ऑफ ई डॉट सैलरी, काउंट ऑफ ई डॉट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज ई, ज्वाइन डिपार्टमेंट्स डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी बराबर है डी डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी के। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी हम करवा चुके हैं, साथ ही हम करवा देते हैं इसको ऑर्डर बाय 1। अच्छा, साथ ही इसको जो हम आईडी के बजाय डिपार्टमेंट नेम कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट के नेम देखना है यहाँ पे। ठीक है, अब आपके पास जो है ये रिज़ल्ट आ रहा है कि आपके पास ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नेम मौजूद हैं। इनके अंदर जो सम ऑफ सेल जो है वो ये है, इसका मिनिमम ऑफ सेल ये है, मैक्सिमम ऑफ सेल इतना, और टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ जो हैं वो ये काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो एक क्यूरी जो है आपके सामने आ गई है। अब इसमें जो काम करने वाला है, जो कि एज अ असाइनमेंट है, आप परेशान ना हो, मैं आपसे असाइनमेंट करवाने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ बता भी रहा हूँ और साथ आपको करके भी दूंगा। यहाँ पर जो है हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज सैलरी की इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपने इस इन्फॉर्मेशन को जो है सिटी वाइज जो है यहाँ पर लाकर डिस्प्ले करवाना है। डिपार्टमेंट वाइज तो हम देख रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट का जो सम ऑफ सेल ये है, मिनिमम ऑफ सेल ये है, मैक्सिमम ऑफ सेल ये है, और टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ये है। अब सिटी वाइज हमें यही तमाम इन्फॉर्मेशन देखनी है कि सिटी वाइज कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और उसकी यही तमाम इन्फॉर्मेशंस क्या हैं, सिटी वाइज, देन कंट्री वाइज, और देन रीजन वाइज। यही तमाम इन्फॉर्मेशन हमें किस तरह से निकालेंगे। अब ये एक असाइनमेंट है, इसको ज़रा सोचें। अब इसमें करना क्या है, इसमें टोटल 6 टेबल्स की आपस में ज्वाइनिंग होगी, जिसमें डिपार्टमेंट आएगा, रीजन आएगा, लोकेशन आएगा, सिटीज़ आएगा, कंट्रीज़ आएगा और रीजन्स आएगा। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग की कितनी कंडीशंस लगेंगी, n-1। 2 टेबल ज्वाइन करते हैं तो 1 कंडीशन लगती है, 3 करते हैं तो 2 लगती है, 5 करेंगे तो 4 लगेंगी। n-1 जितने नंबर ऑफ़ टेबल आप ज्वाइन कर रहे हैं उसमें से -1 नंबर ऑफ़ -1 आपके कंडीशंस में मिनिमम लगती है। एक्स्ट्रा आप कोई लगाना चाहें तो वो एक अलग चीज़ है। चलिए अब इसी असाइनमेंट को जो है हम शुरू से देखते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, यानी पहले हम डिपार्टमेंट्स के टेबल में से डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम का कॉलम ले रहे हैं। उसके बाद हमने लिखा सम ऑफ एम्प्लॉइज़ डॉट सैलरी, यानी एम्प्लॉइज़ के टेबल में जो सैलरी का जो कॉलम है उसको टोटल करना है। साथ ही एलियस भी दे दिया हमने, टोटल सैलरी, और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ हमें देखने थे। हमने लिखा यहाँ पे काउंट स्टैटिक कर देते हैं, ठीक है, और एलियस दे देते हैं इसको टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ फ्रॉम एम्प्लॉइज़ ज्वाइन डिपार्टमेंट्स ऑन डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी बराबर है किसके, एम्प्लॉइज़ डॉट डिपार्टमेंट
अंडरस्कोर आईडी के, ठीक है। और ग्रुप बाय करेंगे हम किसको, इस कॉलम को, क्योंकि इसमें कोई फंक्शन नहीं लगा हुआ, ठीक है। इसको हम ग्रुप बाय कर देंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है, अभी आपको क्या दिखा रहा है, आपको बता रहा है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी नंबर ऑफ़ सैलरी जा रही है और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ जो है मौजूद हैं, ठीक है। और हमने ये बात की थी कि हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है सिटी वाइज देखनी है। सिटी वाइज दिखाओ कि किसी भी सिटी में इतने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, यानी सिटी में तो एम्प्लॉइज़ काम नहीं करते, सिटी में कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ जो हैं वो काम करते हैं। तो मैंने सिंपली इसमें क्या ऐड कर दिया, लोकेशंस डॉट सिटी। लोकेशंस का एक टेबल है जिसमें सिटी नाम का एक कॉलम है। अब हमने चूँकि ऊपर कॉलम ऐड किया है, लिहाजा इसको, क्योंकि इसमें कोई ग्रुप फंक्शन नहीं है, तो इसको हमें यहाँ पर भी मेंशन करना होगा, लोकेशंस डॉट सिटी को, ठीक है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे लोकेशंस के टेबल को जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे। हमने कहा ज्वाइन लोकेशंस और कंडीशन लिखी यहाँ पे ऑन डिपार्टमेंट्स डॉट लोकेशन अंडरस्कोर आईडी। लोकेशन अंडरस्कोर आईडी एक ऐसा कॉलम है जो कि हमारे पास डिपार्टमेंट्स के अंदर भी मौजूद है और लोकेशन के अंदर भी मौजूद है। इस कॉलम की बेस पे हमने ज्वाइनिंग करनी है, इक्वल टू लोकेशंस डॉट लोकेशन अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अब हमने क्या काम किया है, इसको साथ ही जो है हम इसको ऑर्डर बाय भी कर देते हैं। ऑर्डर बाय हम करते हैं इसको सिटी देन डिपार्टमेंट, यानी कि 1,2, ठीक है। तो हमें क्या पता लग रहा है कि इस सिटी में ये डिपार्टमेंट है और इसकी टोटल नंबर ऑफ़ सैलरी इतनी है और टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इतने हैं। बिल्कुल इसी तरह इस सिटी के अंदर ये डिपार्टमेंट है, इसकी टोटल सैलरी इतनी है और टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ जो हैं वो 34 हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हर सिटी का जो अच्छा, अब इस सिटी को देखें, इस सिटी के अंदर 1 2 3 4 5 जो हैं डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस और परचेजिंग, और हर डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इनकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, बाकी सब में एक एक ही डिपार्टमेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने इसे कहा कि हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम नहीं देखना, ठीक है। चूँकि हम इस कॉलम को हाइड कर रहे हैं, लिहाजा हम इसे यहाँ से इस कॉलम को ग्रुप बाय से भी हटा देंगे, ठीक है। लेकिन ज्वाइनिंग में ये टेबल रहेगा, क्योंकि एम्प्लॉइज़ का डायरेक्टली लिंक जो है वो लोकेशन से नहीं है। एम्प्लॉइज़ का लिंक जो है डायरेक्टली डिपार्टमेंट से है और डिपार्टमेंट का लिंक जो है वो डायरेक्टली आपके लोकेशन के टेबल से है, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको ज्वाइनिंग से नहीं हटाएंगे, सिर्फ हमने उस कॉलम को हाइड किया और ग्रुप बाय से हटा दिया है। अब हमने क्वेरी चलाई, अब हमें क्या पता चल रहा है, पहले आप जो है इस रिकॉर्ड को देखें। जब डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम मौजूद था तब उसने इसको 5 डिपार्टमेंट्स में जो है डिवाइड कर दिया था, एम्प्लॉइज़ इतने ही थे। लेकिन अब जब हमने डिपार्टमेंट्स नेम वहाँ से हटा दिया और सिर्फ सिटी वाइज हमने देखा, तो फिर उसने बताया कि इस सिटी में टोटल नंबर ऑफ़ सैलरी इतनी है, टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ इतने हैं। उसकी वजह ये कि इसमें एक लेवल है और जो पिछली जो हमारी क्वेरी थी इसमें ये 2 लेवल्स पर थी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन डिवाइड हो गई, यानी सिटी से जब डिपार्टमेंट पे आई तो उसने डिपार्टमेंट के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया, और जैसे ही हमने यहाँ से डिपार्टमेंट नेम को रिमूव किया तो लेवल 1 कंडीशन आ गई। लेवल 1 कंडीशन में क्या, उसने सिटी वाइज जो है वही सेम स्टेटस आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो अगर मैं कहूँ कि इस शहर में कितने एम्प्लॉइज़ काम करते हैं तो उसने सिटी वाइज जो है हर किसी का स्टेटस जो है यहाँ पे दिखा दिया, टोटल नंबर ऑफ़ सैलरी भी और टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ भी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी हमने सिटी वाइज निकाला है, बिल्कुल इसी तरह से जो है इसमें कंट्री वाइज अगर देखना चाह रहे हैं तो वो कंट्री के साथ हम इसकी ज्वाइनिंग कर देंगे। फिर रीजन वाइज देखना है तो हम उसकी रीजन वाइज ज्वाइनिंग कर देंगे, ठीक है। वैसे तो ये आपके लिए मैंने एक असाइनमेंट रखा था, लेकिन उसको भी मैंने 80% सॉल्व भी करके दे दिया है। लेकिन चीज़ों को सिर्फ देखने की हद तक ना रखा करें। ये प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जब तक आप खुद से करने नहीं बैठेंगे तो उसकी जो लॉजिक होती है पीएल की प्लस साइंटेक्स,
जो छोटे छोटे एरर्स आपने देखे हैं, मुझे भी टाइपिंग में आ जाते हैं, और ओरेकल जो एरर जनरेट करता है, तो उन एरर्स का हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही आपका माइंड जो वो प्रोग्रामिंग के अंदर बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे काम करेगा, और एरर देखते ही आपको समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली इशू क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद कर सबसे पहले हम ऑटो ज्वाइन को देखते हैं, और ऑटो ज्वाइन में सबसे पहले हम राइट ऑटो ज्वाइन को समझते हैं। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, जॉब, डिपार्टमेंट नेम, और साथ ही सैलरी भी ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो 4 कॉलम लिए हैं, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सेल, ये ईएमपी के टेबल से, और डी नेम डिपार्टमेंट के टेबल से। फ्रॉम EMPE ज्वाइन DPT D ऑन E डॉट DPTNO बराबर है D डॉट DPTNO के। एक सिंपल सी मैंने एग्जाम्पल ली है जिसमें मैंने 2 टेबल्स को ज्वाइन किया है ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग के थ्रू। ठीक है, अब मैंने इसमें ऐड किया राइट आउटर, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आप दोनों टेबल से डाटा लेके आओ, लेकिन राइट आउटर ज्वाइन के थ्रू। मतलब ये कि इसके लेफ़्ट साइड पे जो टेबल है वो EMP का टेबल है, और राइट साइड पे जो टेबल है वो DPT का टेबल है। राइट आउटर ज्वाइन का मतलब ये है कि जो भी टेबल का नाम आपके राइट साइड पे लिखा है उसका तमाम का तमाम डाटा लेके आओ, चाहे वो इस कंडीशन की बेस पर मैच हो या ना हो। यानी मैच डाटा तो आपने लाना ही है, अनमैच डाटा भी आपने लेके आना है। ठीक है, अब हमने इसको रन किया, देखें क्या रिजल्ट आ रहा है इसका। टेबल के अंदर वो भी डिपार्टमेंट्स आ गए जिसके अंदर कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता, जैसे कि आप ये रिकॉर्ड देख रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर अगर EMP के टेबल को रन करूँ तो देखिए हमारे पास ये टोटल 15 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं उसी क्वेरी को दोबारा से रन करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पर 16 रिकॉर्ड्स शो कर रहा है। तो ये जो इजाफी रिकॉर्ड है ये एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसका डिपार्टमेंट तो मौजूद है लेकिन इसका कोई दूसरा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, यानी कि ये एक अनमैच डाटा है डिपार्टमेंट के टेबल का। और आपने यहाँ पर राइट आउटर ज्वाइन का ही कहा है, यानी इसने क्या किया कि EMP और डिपार्टमेंट की तो जो नॉर्मल ज्वाइनिंग होती है वो तो उसने की, प्लस उसने ये किया कि राइट साइड पे जो टेबल था यानी डिपार्टमेंट का टेबल, इसका मैच डाटा के अलावा अनमैच डाटा भी लेके आ गया, जैसे कि ये। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस क्वेरी को चेंज करके यहाँ पे लिख दें लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, और अब हमने इस क्वेरी को रन किया, अब क्या किया इसने, तो EMP के अंदर जो है कोई भी ऐसा एम्प्लॉय इस वक्त नहीं है जिसको कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो है असाइन ना हुआ हो। अगर यही एग्जांपल अब HR में देखें तो आपको जो है ना आसानी से क्लियर हो जाएगा। HR के टेबल पे चलते हैं। हमने लिखा यहाँ पे सिलेक्ट E डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा E डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम और D डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, और हमने लिखा फ्रॉम एम्प्लॉइज E राइट आउटर ज्वाइन डिपार्टमेंट्स D ऑन E डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID बराबर है D डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID के। अब देखें इसमें कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको नज़र आ रही है। अब इसमें क्या रिज़ल्ट आया आपका, यानी वो एम्प्लॉइज़ जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो भी इसमें आ रहे हैं, और वो एम्प्लॉइज़ जिनका डिपार्टमेंट तो मौजूद है लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है वो भी इसमें उठ के आ रहे हैं। या वो डिपार्टमेंट्स जिसके अंदर कोई भी एम्प्लॉय मौजूद नहीं है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है राइट आउटर ज्वाइन और राइट साइड पे आपका है
डिपार्टमेंट, यानी कि इसने डिपार्टमेंट्स का जो मैच डाटा तो लेके आया, जो अनमैच डाटा था वो भी यहाँ पर हमें डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल में हम यहाँ पे राइट के बजाय अगर लेफ़्ट लिखें और अब हम इस क्वेरी को रन करें, अब देखें क्या रिजल्ट लेके आया ये। हमने यहाँ पे क्या लगाया है, लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, और लेफ़्ट साइड पे कौन सा टेबल है, एम्प्लॉइज़ का। यानी कि अब यहाँ पे इसने क्या किया कि एम्प्लॉइज़ के वो तमाम रिकॉर्ड तो डिस्प्ले इसने करवा दिए जो कि मैच कर रहे थे डिपार्टमेंट से, लेकिन इसने वो रिकॉर्ड भी दिखा दिए जैसे आप ये लास्ट में आप देख सकते हैं, ये जो एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड तो मौजूद है लेकिन इसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट में यहाँ पे नल दिखा रहा है। अब ये रिकॉर्ड 1 है, 1000 हैं, ये तो डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। जैसे राइट आउटर जॉइन में उसने एक से ज़्यादा रिकॉर्ड दिखाए, लेकिन लेफ़्ट आउटर जॉइन में उसने हमें एक रिकॉर्ड दिखा दिया। एक ही ऐसा एम्प्लॉय है जिसको कोई भी डिपार्टमेंट अभी तक असाइन नहीं किया गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट की जगह अगर हम यहाँ पे लिख दें फुल आउटर जॉइन, तो फुल का मतलब ये होता है कि बोथ साइड, यानी बोथ साइड का डाटा है, यानी कि राइट साइड और ये लेफ़्ट साइड का जो टेबल है, इन दोनों का जो मैच डाटा है वो भी लेके आओ और जो अनमैच डाटा है वो भी तमाम का तमाम लेके आ जाओ। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अब इस डाटा को जो है गौर से देखें। ये मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये देखें ये रिकॉर्ड मौजूद है, डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ। ठीक है, नीचे चलते हैं। ये देखें डिपार्टमेंट मौजूद है लेकिन एम्प्लॉय का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ठीक है, तो क्या किया इसने, दोनों टेबल्स के मैच और अनमैच डाटा को डिस्प्ले करवा दिया। किसने, फुल आउटर जॉइन ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही सिंपल 3 किस्म के हमारे आउटर जॉइन थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इस कोड की तरफ हम चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस जॉइनिंग। हमने यहाँ पे लिखा क्रॉस जॉइनिंग, हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट ई नेम कॉमा डी नेम फ्रॉम EMP क्रॉस जॉइन DPT। क्या किया इसने, इसको स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे, कितने रिकॉर्ड बता रहा है यहाँ पर, 60 रिकॉर्ड्स, 60 रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्रॉस जॉइन, क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे हमने नेचुरल ज्वाइन किया था, और नेचुरल ज्वाइन में हमने 2 ऐसे टेबल्स को ज्वाइन कर दिया था जिसमें कोई भी सेम कॉलम जो है मैच नहीं कर रहा था, तो उसने क्रॉस प्रोडक्ट बना दी थी उसकी, यानी मल्टीप्लाई कर दिया था। तो उसके लिए हमारे पास जो है बाकायदा सिंटैक्स है क्रॉस जॉइन का। फर्स्ट टेबल नेम क्रॉस जॉइन, सेकंड टेबल नेम, उसने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दी, और इसका सिंटैक्स आपके पास मौजूद है लेकिन इसका यूजेज होता नहीं है। आपके टेबल में अगर आप रिकॉर्ड देखें, पहले EMP के देख लेते हैं, 15 रिकॉर्ड्स, दोबारा से रन करते हैं, DPT के चेक करते हैं, 4 रिकॉर्ड्स हैं, EMP के 15 रिकॉर्ड्स, DPT के 4 रिकॉर्ड्स। अब इतने कम रिकॉर्ड्स में इसने 70 रिकॉर्ड्स बना दिए, यानी उसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जहाँ पर लाखों रिकॉर्ड होंगे वहाँ पे क्या करेगा ये, अगर वहाँ पे उसने क्रॉस ज्वाइनिंग कर दी तो वहाँ पे तो डाटाबेस बढ़ जाएगी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो है बाकायदा आपके पास जो है वो सिंटैक्स है, और अगर आपने क्यूरी में इन केस इनवैलिड क्यूरी लिख दी, जैसे हमने नेचुरल ज्वाइन में भी एग्जांपल देखी थी, सेलेक्ट ई नेम ग्रेड फ्रॉम EMP नेचुरल ज्वाइन सेल ग्रेड, क्या किया इसने, 75 रिकॉर्ड्स, क्रॉस प्रोडक्ट बना दी इसने। एक इस वजह से बन रही थी कि आपने नेचुरल ज्वाइन यूज़ किया और दोनों कॉलम में कोई मैच ही नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम आ गया। सेकेंडली हमने क्रॉस ज्वाइन देखा, 2 कंडीशंस हो गई। बिल्कुल इसी तरह एक तीसरी कंडीशन भी है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट बना देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम
डी नेम डिपार्टमेंट ही ले लेते हैं। डी नेम फ्रॉम EMP कॉमा DPT। एग्जीक्यूट कर दिया। कितने रिकॉर्ड बना दिए इसने? 60 रिकॉर्ड्स। वजह वेयर क्लॉज नहीं लगाई, इनवैलिड क्यूरी हो गई। यानी हमने गलती से आधी क्यूरी लिख दी, आधी क्यूरी हम लिखना भूल गए, क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई। जब उसको वेयर की कंडीशन नहीं मिली तो उसने क्या किया इसने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दी। तो 3 मेथड हो गए आपके जो कि क्रॉस प्रोडक्ट बना देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला मेथड जिसमें हमने नेचुरल ज्वाइन यूज़ किया दोनों टेबल्स के बिटवीन, और दोनों ऐसे टेबल्स जिनके कॉलम्स आपस में मैच नहीं कर रहे थे, उसने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट बना दी। सेकंड हमने मेथड देखा क्रॉस ज्वाइन का, उसने क्रॉस प्रोडक्ट बना दी, ठीक है। और थर्ड मेथड जिसमें हमने 2 टेबल्स के कॉलम लिए और वेयर की कंडीशन हम लगाना भूल गए। जब कंडीशन लगाना भूल गए और क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दिया तो उसने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट बना दी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ज्वाइनिंग के हवाले से जितनी भी टाइप्स मैंने आपको बताई हैं यह टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, और मैंने कोशिश की है कि बेस्ट एग्जाम्पल्स अपनी वीडियो में रखूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर जो है वो आपको बखूबी समझ में आया होगा। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।